तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार बिहार जीविका भर्ती की क्लास में। और कल की क्लास में हम लोगों ने एनएसएपी के पार्ट 1 को देखा और उससे रिगार्डिंग कंटेंट और ऑब्जेक्टिव को समझा। आज के इस वीडियो में विदाउट लाइव स्ट्रीमिंग डायरेक्ट वीडियो अपलोडेड के माध्यम से आप मेरा ये सेशन एनएसएपी पार्ट 2 को देख रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने कल लाइव कराया, आज क्यों अपलोडेड वीडियो अपलोड किए? तो मैं कहूंगा कि आपको तो पता है ना कि वहाँ दो जगह स्टूडियो है। सबसे पहला बात, एक वहाँ पर जहाँ पर अमित सर लाइव करा रहे हैं, एक यहाँ पर जहाँ पर हम और मुस्कान मैम यहाँ पर लाइव करा रहे हैं। और कभी कभी मैं अमित सर जहाँ लाइव कराते हैं वहाँ पर भी मैं चला जाता हूँ। ज़रा सोचिए कि वहाँ पर भी लाइव कराने के समय में नेटवर्क इशू आ रहा था, यहाँ पर भी मुस्कान मैम की क्लास के साथ नेटवर्क इशू आ रहा था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड करके और आप सभी के भी शेयर कर देते हैं, है ना जी। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए यस सर, ये तो आपने बहुत नेक काम सोचा, बहुत ही जबरदस्त काम सोचा। क्योंकि क्लास नहीं होने से अच्छा है कि वीडियो रिकॉर्डेड डाल दिया जाए। अच्छा मान के चलिए कि डेली डेली ठंडी का माहौल है, कुहासा, फिर नेटवर्क इशू, और भी सिर्फ हम ही लोग के साथ नहीं, बहुत सारे जगह मैंने पता किया, पता ये चला कि नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। फिर तत्पश्चात मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप सभी के बीच शेयर कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखेंगे तो पूरी बातें आपको समझ में आएगी। चलिए, इन द प्राइम फेस, अगर आप लोग मॉर्निंग के समय में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और आफ्टरनून के समय में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और गुड इवनिंग के समय में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज एनएसएपी का पार्ट 2 हम लोग को पढ़ना है। कंटेंट प्लस ऑब्जेक्टिव साथ साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट एनी लेट, विदाउट एनी हेजिटेशन। यहां पर देख सकते हैं सबसे पहला बात क्या है ना, कि जो ऑब्जेक्टिव के बेस पर कंटेंट है उसी को मैं लेकर के आया हूं। सुनिएगा, एनएसएपी बोले तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की पहचान मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल। आपको पता है ना कि गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल होता है और गरीबी रेखा से ऊपर का एपीएल बनता है, कि सूची के आधार पर की जाती है। इसके साथ ही आधार आधारित डिजिटल पहचान और अन्य डेटाबेस का उपयोग लाभार्थियों को सत्यापित करने के लिए किया जाता है, खासकर डिजिटल प्रमाणन के लिए। अगर इसके बेस पर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव बनेगा। ध्यान से देखिएगा कि एनएसएपी के तहत लाभार्थियों की पहचान मुख्य रूप से किस डेटाबेस के आधार पर की जाती है, तो आप कहेंगे सर वो बीपीएल के आधार पर की जाती है, यानी कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 की बीपीएल की सूची के आधार पर हम लोग करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो ये है एनएसएपी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत, यानी इसमें अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत आता है, जो राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता जैसी परिस्थितियों में नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। यानी एनएसएपी का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, जो वृद्धावस्था में है, बेरोजगारी में है, जो बीमारी के हालात में, जो विकलांगता है, उन सभी को किसी न किसी स्थिति परिस्थिति में उन्हें मुआवजा प्रदान करना है ना। यह कार्यक्रम इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को साकार करने में मदद करता है, खासकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सहायता के न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करके। इसके बेस पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए तो बड़ा आसान है, आप तो कंटेंट समझ ही लिए। आप कहेंगे सर बड़ा अच्छा तरीके से आप कंटेंट सजा सजा करके लेकर आ रहे हैं। एनएसएपी के किस संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को खासकर साकार करने में मदद करता है, तो यहाँ 41 अनुच्छेद 41 के तहत, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना IGNDPS के तहत आवेदक की कम से कम 80% विकलांगता होनी चाहिए। 80% विकलांगता होनी चाहिए। थोड़ा मोड़ा अगर टूटा फूटा है तो उसको विकलांग हम थोड़ी ना कह सकते हैं, 80% विकलांगता होनी चाहिए, है ना। यहां पर देख लीजिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना IGNDPS के तहत आवेदक की विकलांगता की प्रतिशत कम से कम कितना होनी चाहिए, तो 80% होनी चाहिए।
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल लग रहा होगा, तो वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे, मेरे को पता है कि सर लाइव ही होता है, तो अच्छा एक बात बताइए, मान के चलिए कि अगर मैं लाइव कराने के लिए आ जाऊँ मुँह उठा करके, और आप सभी से कहूँ हाँ एक्चुअली समस्या हो गया है, नेट नहीं चल रहा है, चलो कल पढ़ाते हैं। डेली बाई डेली एक दिन निकल रहा है ना जी, बहुत समस्या हो जाएगा। आखिर मान के चलो कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो लाइव ख़त्म होने के बाद देखते हैं। आप ही लोग हैं जो लाइव वाले हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से अपलोडेड हो जाने के बाद भी एक बार देखते हैं। लाइव में तो देखते ही हैं, अपलोडेड के बाद भी देखते हैं। एनएसएपी के तहत पेंशन राशि में केंद्र के योगदान के अलावा राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश वृद्धि कर सकते हैं। वे केंद्र की सहायता राशि से अधिक योगदान दे सकते हैं, जिससे लाभार्थियों को मिलने वाली कुल पेंशन राशि बढ़ जाती है। अगर इसके बेस पर ऑब्जेक्टिव बनाया जाए तो क्या हो सकता है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एनएसएपी के तहत पेंशन की राशि में केंद्र के योगदान की अतिरिक्त वृद्धि कौन कर सकता है, तो राज्य सरकारें, है ना। यहाँ पर क्या है भाई, राज्य सरकारें, है ना। हाँ राज्य सरकारें, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, राज्य सरकार, है ना। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अगला कंटेंट क्या कह रहा है। अगला कंटेंट कहता है एनएसएपी की वह उप योजना जो 60 से 79 वर्ष की आयु बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करती है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु की पात्र नागरिकों को प्रति माह पेंशन मिलती है। अगर आप 60 साल के हो गए या 60 से 79 के बीच में आते हैं तो अप्लाई कीजिए, है ना। चलो भाई, यहाँ पर देख सकते हो एनएसएपी की कौन सी उप योजना 60 से 79 वर्ष की आयु के बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करती है, तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या लिखा था, इधर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो क्या हो जाएगा वृद्धावस्था पेंशन योजना, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो कंटेंट है वो क्या है, जरा गौर कीजिएगा। एनएसएपी के तहत भुगतान में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और सामाजिक लेखा परीक्षा जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक भुगतान को सुरक्षित और पारदर्शी बना सकती है, जबकि सामाजिक लेखा परीक्षा सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। भाई ये चीजें अगर आपके दिमाग में फिट हो गई तो इसके बेस पर देखो ऑब्जेक्टिव कैसे होता है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि एनएसएपी के तहत भुगतान में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करने में कौन सी तकनीक मदद करती है, तो आपको बता दें कि हाँ आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस, ऑप्शन सी हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने कंटेंट में देखा। उसके बाद से सॉरी, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना एनएमबीएस को 1 अप्रैल 2001 को ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को स्थानांतरित कर दिया गया था। इससे बाद में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत परिवार कल्याण विभाग को सौंप दिया गया। तो ये चीजें आपके दिमाग में अगर बैठ गई तो चलिए अब इसके बेस पर ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि आप बताइए कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना एनएमबीएस जो एनएसएपी एक घटक हुआ करती थी को बाद में किस मंत्रालय हस्तांतरित कर दिया गया, तो आप बता सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या श्रम। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पर देख लीजिएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, है ना, वही चीज सेम दिया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। अब यहाँ पर देख सकते हैं टू द पॉइंट, हमको अब पढ़ाने की आदत हो गई है भाई, मेन बात यही है समझ लो। ग्रामीण क्षेत्रों में एनएसएपी का लाभ उठाने के लिए आवेदक अपने ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करते हैं। आवेदन के साथ आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जैसे 3 फोटो, आयु के प्रमाण और बीपीएल कार्ड की प्रति छाया जमा करनी होती है। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसके बेस पर बन जाए तो क्या आप लगाएंगे
कि एनएसएपी का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक आमतौर पर कहाँ आवेदन पत्र जमा करते हैं, तो बताइए ग्राम पंचायत ब्लॉक कार्यालय में ना। अभी तो मैंने बताया यहाँ पर ग्राम पंचायत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है ना। अब आ जाइए यहाँ पर देख सकते हैं, आप कहेंगे सर बड़ा जल्दी जल्दी इसमें करा रहे हैं, लाइव में तो तनी गपशप होता है, तनी ऐसा मजा आता है। क्या करोगे, नेट जब नहीं रहेगा तो आपको शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगे, तनी लाइव में तनी मजा आता है, कुछ गपशप, कुछ आपकी फीलिंग को देखा जाता है, कुछ आपकी बातों को समझा जाता है, फिर आप लोग कुछ कहते हैं, फिर मैं कुछ कहता हूँ, यानी क्लास लंबा हो जाता है और इंटरटेनमेंट वाली क्लास हो जाती है। एनएसएपी योजना उन लोगों पर आधारित है जिनके पास अपनी आजीविका कमाने के लिए आय का कोई नियमित साधन नहीं है और जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। यह योजना मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों जैसे कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता। अच्छा, एक चीज आप मिला रहे हैं, एनएसएपी का मुख्य उद्देश्य बीपीएल पर टारगेट करना है सभी गरीबी रेखा के नीचे आने वाले को बीपीएल कार्ड धारी बनाना और उस बीपीएल से मिलने वाले सभी लाभ प्रदान करना ही एनएसएपी का मुख्य उद्देश्य है। बस यही चीज तो इसमें पढ़ना है यार, बाकी और कुछ नहीं, खाली एनएसएपी एनएसएन। अरे कहे कि हम एनएसएपी पढ़ा रहे हैं और इसी के बेस पर ऑब्जेक्टिव आएगा, जितना आएगा वो मैं सब लेकर के कल से आज तक मैंने करा दिया कंटेंट प्लस ऑब्जेक्टिव। फिर आपको दूसरा कहीं अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो और लंबा लंबा टॉपिक पढ़ा रहा है तो जानते हो क्या है, टाइम कंज्यूम कर रहा है, आपका टाइम खा रहा है ना। अरे भाई सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो बोलोगा कि पता है मेरे पिताजी विदेश रहते हैं और जब भी घर आते हैं हम लोग को पढ़ाने के लिए बहुत मैंने ध्यान ख्याल रखते हैं। अगर बात करें आप हमारे पिताजी की, तो मेरे पिताजी का नाम है चंद्रमोहन सिंह। अरे यार उतना बताने की क्या जरूरत है, मेरे पिताजी विदेश रहते आते हैं तो पढ़ाई पे बहुत ज्यादा, डायरेक्ट बोलो ना पिताजी का नाम क्या, चंद्रमोहन सिंह, बात खत्म। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घुमा फिरा करके बोलने और बतियाने का हाल जानते हैं, भाई उतना हम नहीं करना चाहते हैं। एग्जाम देखो, आजकल यूट्यूब में लॉन्ग वीडियो से ज्यादा शॉर्ट्स वीडियो चल रहा है, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रीजन इज डैट कि लोग समय ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहते। भाई क्या जरूरी है, हमको शॉर्टकट बताओ ना, बात क्या है, क्वेश्चन क्या पूछेगा यही बता दीजिए ना सर, बात खत्म। बाकी मोटा मोटी हर एक टॉपिक पर थोड़ी बहुत दिमाग में डाल दीजिए कि हाँ इससे रिगार्डिंग ये है, इससे रिगार्डिंग ये है, बस हो गया, बात खत्म। अब जैसे कि मान के चलो, अभी थोड़ी देर पहले बताया एनएसएपी योजना किस आधारित है कि ताकि वे अपनी आय स्वयं उत्पन्न न कर सके, है ना, और सहायता की आवश्यकता हो, तो बुढ़ापे, बीमारी, विकलांगता और अयोग्य अभाव। बाकी केवल गरीबी वगैरह ये सब नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बुढ़ापा होना चाहिए, बीमारी होना चाहिए, विकलांगता और अयोग्य अभाव होना चाहिए। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, टू द पॉइंट बात को समझिए, फिर इसी से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, बात खत्म। एनएसएपी के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रभाव का नियमित मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है, योजनाएं लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच रही है और योजनाएं अपने इच्छित सामाजिक सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। मूल्यांकन से कमियों की पहचान करने, योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुधार करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले सबसे जरूरतमंद लोगों की वित्तीय सहायता मिल रही है। आइए बात करते हैं क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा। कह रहा है कि एनएसएपी के तहत योजना के कार्यान्वयन और प्रभाव का नियमित मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है। केवल वाला तो पहले काट देना है, फंड के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए ये भी काट दो, केवल वाला काट दो, नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता का आकलन करने और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए। सबसे बड़ा मैंने स्टेटमेंट वाला आंसर ही चुनना चाहिए, ये मेरे हिसाब से एक ये सबसे बड़ा हम आपको फंडा समझा रहे हैं। चलिए ये सेशन कैसा लगा, बेहतरीन लगा और रियली में आपको इसका बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो वीडियो देखने, अगर आप देख रहे हैं तो देखने के जस्ट 1 घंटा बाद आपको देखेंगे ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर जाकर के, तो अपना टेलीग्राम आईडी है ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम, जहां से आप डायरेक्ट यही बोर्ड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एनएसएपी पार्ट 2 के नाम से रहेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर हर तरीके का न्यूज़, हर तरीके की आपको वीडियो का लिंक और छोटी बड़ी हर शॉर्ट्स वीडियो जहां से आप उठा करके अपने यूट्यूब वीडियो पर डाल सकते हैं, जिसका कोई कॉपीराइट की झमेला नहीं है। वहाँ से हम लोग जो भी बोलकर डालते हैं या कोई मैजिक वाली बातें रखते हैं या कोई हंसने हंसाने वाली बातें रखते हैं, वहाँ से आप वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञापन .academy और फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञापन एकेडमी फेसबुक आईडी है।
ये सेशन कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने सोचा कि भाई लाइव अगर हम आए और आ करके कहें कि बाबू नेट का प्रॉब्लम, तो समस्या आप हमारा कब तक सुनेंगे, है कि नहीं है। तो समस्या को छोड़ते हैं यार, समस्या उसी के पास आती है जो समस्या के अच्छे खिलाड़ी। हम लोग भी अब हो गए हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी। आओ ना, समस्या कितना समस्या आएगा। इंसान से जिस दिन बढ़कर समस्या होती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इंसान से बढ़कर तो समस्या नहीं ना है। अगर समस्या आती है तो उसके साथ उसके इर्द गिर्द में सॉल्यूशन भी होता है, जिसे हमें ढूंढना होता है। तो सॉल्यूशन यही था कि अगर लाइव में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो रिकॉर्डेड डाल दिया जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप स्ट्रीमिंग या वीडियो अपलोडेड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय।